नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि अगर हमारे पास नंबर 2 में, नंबर 1 देख लीजिए, हमारे पास कोई स्टेट करंट कैरिंग वायर, ये देखिए स्टेट, देख लीजिए बच्चे, स्टेट करंट कैरिंग वायर, और इस स्टेट करंट कैरिंग वायर के कारण मुझे अगर मान लीजिए यहां से कुछ डिस्टेंस, एग्जांपल के लिए मान लीजिए डी डिस्टेंस, डी नहीं, डी में यहां कंफ्यूजन हो जाएगा, D5 वगैरह में डी नहीं मानते हैं, कौन कितना डिस्टेंस मान लिए, एक्स मान लेते हैं, एक्स या ए मान लेते हैं, सबसे बढ़िया ए डिस्टेंस। इस करंट कैरिंग वायर स्टेट है, देखिएगा स्टेट करंट कैरिंग वायर है मेरे बच्चे, स्टेट ओके। तो इस वायर के कारण ए डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इनफाइनाइट लेंथ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट रहेगा तो वो भी करेंगे, लेकिन मान लीजिए इनफाइनाइट नहीं है ये, बल्कि फिक्स लेंथ है इसका कुछ, और करंट आई फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से यहां पे ए दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जो वायर है इसका ये वाला इधर से कुछ एंगल बनाएगा, मान लीजिए कुछ एंगल बना रहा है, और ऊपर से भी, वो हम लोग बाद में देख लेंगे कितना एंगल बना रहा है। तो कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए डिराइव करेंगे, फिर से बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई, बायोट-सावर्ट्स आएंगे ना भाई, लेकिन आएंगे तो मुझे बताइए पूरे वायर के लिए निकल जाएगा कि छोटे से टुकड़ा के लिए। बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे तो पूरे वायर के लिए डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा कि छोटे के लिए निकालकर इंटीग्रेट करेंगे मेरे बच्चे, छोटा सा लेंथ डीएल के लिए निकालकर इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं आपकी सुविधा के लिए, यहां से यहां तक डीएल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा दिख रहा है डीएल, टेंशन नहीं, बड़ा इसलिए दिखा रहा हूं ना ताकि आपको फिगर में साफ दिखे। तो यहां से यहां तक के लंबाई को हम डीएल मान लेते हैं, देखिए डीएल, चाहे तो आप कुछ नाम दे सकते हैं, ए बी बी बी, जो भी देना है, ए बी एफ ई एम ई, जो भी आपका मन है वो दे लीजिए। चलिए मैं इसका नाम एफ ई दे लेता हूं, इस पॉइंट का नाम एफ, समझने के लिए उससे कोई फर्क पड़ेगा ना, इस पॉइंट का नाम एफ और इस पॉइंट का नाम ई। ओके बच्चे, और ये जो छोटा सा टुकड़ा है ना मेरे लॉयन, छोटा सा टुकड़ा, वो यहां पे, पहले क्वेश्चन समझ रहे हैं ना कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, कुछ लंबाई इसका फिक्स है, तो इसके कारण हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ए दूरी पर, ए डिस्टेंस पर। तो उसके लिए मैं प्रूव करने के लिए पहले वैल्यू प्रूव कर रहा हूं कि कुछ लंबाई लिया डीएल, और इस डीएल के कारण, मैं फिर से कर रहा हूं, इस डीएल, एक लंबाई लिया डीएल, और इस डीएल के कारण पहले हम मान लेते हैं कि जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो एंगल हमारा D5 है, छोटा सा, काफी छोटा सा एंगल होगा, देखने में भले ही बड़ा लग रहा है लेकिन काफी छोटा सा है, बड़ा होकर जानबूझ के बड़ा दिखाया हूं ताकि फिगर में दिखे, पता ना काफी छोटे से चीजों को डी से दिखाया जाता है। तो ये जो डीएल इस जगह पर एंगल बना रहा है, इस एंगल का वैल्यू हम D5 ले लिए। ओके, और याद रखिएगा एक बात और मेरे बच्चे, कि डेरिवेशन बार बार प्रैक्टिस के बाद होगा, ऐसा नहीं कि आप अभी पढ़ेंगे और उसके बाद प्रैक्टिस कर देंगे यूं, ऐसे नहीं होगा। इस डिस्टेंस को हम सुविधा के लिए R ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस डिस्टेंस को R ले लिए, देखिए इस डिस्टेंस को R ले लिए बच्चे, आप लोग को नोट्स भी दूंगा, या नोट्स तो मेनली मैं हमेशा कहता हूं खुद से बनाना चाहिए, वो ज्यादा बेस्ट होता है, हमेशा नोट्स खुद से बनाने पे ज्यादा फोकस कीजिए। तो ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस हमारा F ही है, F डीएल जो हमारा F ही है। एक काम करते हैं मेरे लॉयन कि थोड़ा सा सुविधा के लिए यहां से यहां परपेंडिकुलर खींचते हैं, आसान होगा, मैं कह रहा हूं सुविधा के लिए यहां से यहां परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये खींचने से आसान हो जाएगा डेरिवेशन, ये सब चीज माइंड में रखना पड़ेगा, छोटा सा छोटा चीज, क्यों खींचे कैसे खींच रहे हैं वो बाद में बताएंगे, यूज आएगा तो पता चल जाएगा खुद ब खुद। और ये पॉइंट हमारा E है, इसका नाम कुछ देते हैं चलिए G, और ये एंगल को थीटा मान लेते हैं, एंगल को थीटा, ठीक है। तो मैं पूरी चीजें पहले इधर लिखता हूं, पहले इधर तो समझ में आ जाएगा। मुझे बताइए कि एक काफी छोटा सा लेंथ जो डीएल है, काफी छोटा सा लेंथ डीएल, इसके काफी छोटा, देखने में भले बड़ा लग रहा है, ये काफी छोटा है, तो काफी छोटा सा लेंथ डीएल के कारण इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कितना आएगा, बोलिए जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी स्मॉल लेंथ डीएल, तो डीएल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा बच्चे, डीबी, कितनी होगी वैल्यू, μ0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा साइन थीटा कितने का होगा, साइन थीटा के जगह पर कौन थीटा होगा,
वही ना जो डीएल वेक्टर आर से, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसी फिगर को अलग से दिखाऊं तो ये हमारा डीएल है और ये हमारा आर है, और करंट ऊपर बह रहा है तो डीएल ऊपर होगा। ओके, ये हमारा आर है, रियली में आर बीच से होता है लेकिन ये काफी छोटा इसलिए नीचे से दिख रहा है आप लोगों को, काफी छोटा है इसलिए। तो इससे तो खैर डिस्टेंस तो आर है कि इसके कारण आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल लेंगे, इससे दूरी आर है। डीएल से निकालेंगे तो डीएल से डिस्टेंस लेंगे ना, आर है। और एंगल ये न लेंगे बच्चे तो, लेकिन मैं कल बताया था कि ये ले चाहे ये ले, अरे भाई ये ले एंगल या ये ले एंगल, तो आपका एक सेकेंड, एंगल इधर से ले या इधर से ले, बातें तो आपको सेम ही ना आएगा एंगल में। जब हम लोग सॉल्व करेंगे मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, तो एंगल में 1 सेकेंड, हाँ तो मैं कह रहा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बातें तो फिर फाइनली वो सेम ही आ जाएगी ना, पूरा सॉल्व वगैरह करने के बाद सब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये जो लेंथ है, फिर आपके माइंड में यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम होगा वो बता रहा हूं। देखिए प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि एस मनीष सर, कहां प्रॉब्लम होगा, एस मनीष सर ये डिस्टेंस आर ले रहे हैं, देखिए डिस्टेंस आर ले रहे हैं और एंगल आप ऊपर से ले रहे हैं ये थीटा, ऐसा क्यों सर? ये प्रॉब्लम होता है बच्चों के माइंड से, इसलिए मैं चाह रहा हूं ना कि इस चीजों को थोड़ा सा डिस्कस कर दूं बेहतर तरीके से। देखिए आपका ये डीएल है सर, ये डिस्टेंस आर ले रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस आर ले लीजिए, नीचे में आर स्क्वायर कर दीजिएगा, आइडियल साइन थीटा बाय स्क्वायर। और यस मनीष सर ये एंगल यहां से क्यों ले रहे हैं सर, ये एंगल क्यों ले रहे हैं, यही एंगल लीजिएगा ना सर। ठीक है सर, मैं इतना तो समझदार हूं, कम से कम आपके माइंड में आएगा, इतना तो समझदार हूं सर कि इधर से एंगल लीजिए या इधर से लीजिए, साइन जब यूज ही कर रहे हैं तो साइन थीटा ले या साइन 180 माइनस थीटा ले, बात सेम होगा। साइन चाहे थीटा ले या 180 माइनस थीटा ले, बात सेम ही होगा, वही आंसर सेम ही आता है साइन में। हाँ ठीक है, तो सर ये ना एंगल लीजिएगा सर, अगर लेना भी है तो ये ना लीजिएगा सर, ये एंगल नहीं, ये नहीं देना, इधर से ये एंगल क्यों ले रहे हैं? तो मेरे बच्चे डीएल इतना छोटा है ना, मैं कह रहा हूं डीएल सच में इतना बहुत बड़ा दिखा है इसलिए ताकि आगे का कैलकुलेशन हो सके। डीएल इतना छोटा है कि चाहे ये एंगल है चाहे ये एंगल है, बात सेम है, इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं आई डीएल साइन थीटा, डायरेक्ट ये एंगल ले रहा हूं, देखिए ये एंगल डीएल के ऊपर से एंगल ले रहा हूं। फिर भी बच्चे का माइंड होगा कि यस मनीष सर प्लीज सर क्यों ले रहे हैं, एक बार और समझा दीजिए सर। तो कोई बात नहीं, देखिए ये हमारा आर है मेरे लॉयन, देख लीजिए ये हमारा आर है मेरे लॉयन। आपका यही कहना ना कि जो डीएल है तो इधर से एंगल लीजिए, इसका ये एंगल लीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि डीएल इतना छोटा होता है, क्लास 11 में पढ़े होंगे तो आपको आइडिया लगेगा, नहीं पढ़े क्लास 11 तो इस बात को मान लीजिए कि ये एंगल इतना छोटा होता है, ये डीएल इतना छोटा है कि चाहे आप ये एंगल लीजिए या ये एंगल लीजिए, बात सेम है। बहुत छोटा, नाक के बराबर, एकदम ना दिखने वाला छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, एकदम नाक के बराबर, इसलिए चाहे वो एंगल हो चाहे वो एंगल ले, बात सेम है। ओके, तो ये आ गया आपका कितना, डीबी का मिनट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई डिस्टेंस हमारा हो गया आर स्क्वायर। ओके, और ये हम 90 डिग्री यहां से परपेंडिकुलर खींचे, क्यों खींचे अभी पता चल जाएगा आपको, थोड़ा सा डेरिवेशन को ना माइंड में रखना पड़ेगा, ये क्यों 90 खींचे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा एक बात है स्टूडेंट्स, डीएल साइन थीटा का वैल्यू किसके इक्वल आएगा? देखिए तो इस ट्रायंगल को एफ जी ई में डीएल साइन थीटा कितना आएगा, मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल एफ जी ई, वैल्यू अलग से बताइए, साइन थीटा कितना से यहां होगा बताइए, तो साइन थीटा होगा पहले कितना ये बताइए। छोटा वाला ट्रायंगल देखिए, दिख रहा है क्या मेरे लॉयन, छोटा वाला ट्रायंगल साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ईजी इस थीटा के लिए, और यहां चूंकि देखिए 90 बन रहा है, ये 90 है ना, तो हाइपोटेनस ये होगा, ऐसे ट्रायंगल है और ये 90 बन रहा है तो हाइपोटेनस यही ना होगा डीएल। तो ये साइन थीटा इक्वल टू होता है ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो इस थीटा के लिए इजी हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस कितना, डीएल। तो यहां से मेरे बच्चे ईजी कितना आ जाएगा, ईजी कितना आएगा, ईजी का मान लिख रखें तो डीएल साइन थीटा वैल्यू, डीएल साइन थीटा देख लीजिए, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ईजी का वैल्यू आ जाएगा डीएल साइन थीटा। ओके, अच्छा यही ईजी इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, इस पॉइंट का कुछ नाम देते हैं, चलिए आपके कहने पर इस पॉइंट का नाम पी ले लेते हैं कि पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे थे बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड निकालना, मैग्नेटिक फील्ड पता नहीं क्या बोला मुझे भी याद नहीं है, लेकिन इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना पी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी निकालना है। तो इस ट्रायंगल में निकालते हैं एक बार हम लोग साइन ईजी फिर से, और दोनों ईजी को इक्वेट कर देंगे तो वहां से काम हो जाएगा। देखिए क्या कौन सा ट्रायंगल, ईजीपी, ये भी राइट एंगल है ईजीपी। बताइए ईजीपी में साइन थीटा कितने का होगा, जल्दी बोलिए। ईजीपी में साइन थीटा नहीं, साइन थीटा देखिए एंगल डी फाई है, डी फाई। ओके, तो मुझे बताइए साइन डी फाई, इसमें ट्रायंगल डी फाई है, थीटा नहीं, थीटा तो इसमें था, इसमें डी फाई, साइन डी फाई कितने का होगा ये बताइए, जल्दी बताइए साइन डी फाई कितने का होगा।
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितने का है, ईजी का, ईजी बाई हाइपोटेनस कितने का है, आर का। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, तो 90 के सामने यही ना बनेगा हाइपोटेनस आर। तो यहां से ईजी निकालेंगे तो ईजी का वैल्यू कितना आएगा, ईजी का वैल्यू देखिए, तो ईजी का वैल्यू नीचे ही लिखते हैं, नीचे ही लिखते हैं, नीचे ही नीचे नीचे। ईजी यहां से कितना आ जाएगा, ईजी ईजी आ जाएगा आर साइन डी फाई। और आपको ही पता और मुझे ही पता मेरे लॉयन कि डी फाई एंगल काफी छोटा है, ये पता है ना, ये जो एंगल डी फाई है ये काफी छोटा है। क्यों बोल रहे हैं काफी छोटा, सुनिए मेरी बात, जब एंगल काफी छोटा हो ना, आगे जाके आगे के चैप्टर में ऑप्टिक्स वगैरह में भी यूज करेंगे या यूज किए भी होंगे। मैं क्या कर रहा हूं आपसे, सुनिए मेरी बात, कि काफी छोटा जब एंगल हो तो साइन थीटा का मान थीटा के इक्वल होता है। मैं यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं इस चीज को, ओके। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, ये एंगल काफी छोटा है डी फाई, डीएल ही काफी छोटा है, तो एंगल काफी छोटा लेंथ है डीएल, तो इसके कारण जो एंगल बनेगा वो भी काफी छोटा बनेगा ना। तो थीटा इज वेरी स्मॉल हो मेरे बच्चे, काफी छोटा एंगल हो, तो उस समय साइन थीटा का जो मान होता है लगभग थीटा के इक्वल होता है। ये याद रखिएगा, मैथ में भी आगे पढ़ना होगा, मैथ वाले सर से पूछिएगा, मैथ वाले सर बता देंगे आपको। तो मैंने क्या बोला, और नहीं तो अभी रट लीजिए ना, मैथ्स में आगे पढ़िएगा ऑटोमेटिक याद आइडिया लगेगा। तो यहां से ईजी निकालेंगे तो ईजी का वैल्यू कितना होगा, आर डी साइन फाई, आर साइन डी फाई। तो ये जो साइन और छोटा सा एंगल है, तो ये छोटा सा एंगल के इक्वल होगा, तो कितना होगा, आर डी फाई के इक्वल। देख लीजिए ध्यान से, यहां से ईजी आ गया आर साइन डी फाई, और साइन डी फाई हो जाएगा डी फाई के इक्वल, इसीलिए डी फाई के इक्वल होगा क्योंकि एंगल काफी छोटा है, तो काफी छोटा साइन खत्म हो जाएगा, आर डी फाई, ओके। और यहां से जो ईजी भाई साहब आए और यहां से ईजी भाई साहब आएंगे वो सेम आएंगे, देख लीजिए दोनों ईजी सेम होगा। इक्वेशन 1 इसका नाम रख दे रहे हैं और इसका इक्वेशन 2 नाम रख दे रहे हैं, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये सब इसीलिए कर रहे हैं ना, देखिए किस लिए कर रहे हैं पता चल जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बताइए क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 सेम है ना, क्या हो जाएगा, डीएल साइन थीटा इक्वल टू, क्या लिख रहे हैं, डीएल साइन थीटा इक्वल टू कितना मेरे बच्चे बताइए मुझे, डीएल साइन थीटा इक्वल टू कितना, आर डी फाई, डीएल साइन थीटा इक्वल टू आर डी फाई। और इतना कम इसलिए कि सिर्फ डीएल साइन थीटा का मान निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए। देख लीजिए मैं फिर से कह रहा हूं, उतना काम किए, ये जो काम किए सिर्फ डीएल साइन थीटा जो है, ये डीएल साइन थीटा इसका वैल्यू निकालने के लिए। तो अगर मान यहां पे हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई डीबी का वैल्यू, छोटा सा डीएल के कारण जो डीबी आ रहा है 4 पाई, आई तो आई है, डीएल साइन थीटा कितना आ गया, डीएल साइन थीटा आर डी फाई। भाई बिना कैलकुलेशन, बिना प्रैक्टिस के ये वाला डेरिवेशन और इसके बाद वाला डेरिवेशन नहीं होने वाला, फिर आपको तकलीफ होगा। आर कितना होगा, आर जरा आर का भी मान रख लेते हैं। मान लीजिए एंगल हमारा फाई है, जैसे ये तो डी फाई है, यहां से हम फाई एंगल है, फाई एंगल, ये एंगल हमारा फाई है, ऊपर तार हमारा लंबा है, तार कितना एंगल बना रहा है उसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग, लेकिन पहले अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। ये एंगल फाई है, मतलब कहने का मतलब जितने जहां जिस बिंदु से और ए दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, उससे फाई कोण पर कट किए थे। ऐसे बोल सकते हैं 11th के क्लास में कि इससे फाई एंगल पे यहां कट किए और फिर लगे हाथ डी फाई पे कट किए और ये छोटा सा टुकड़ा मिला इसको डीएल बोल दिए थे, ऐसे बोल सकते हैं। और नहीं तो ऐसे ही बोलिए कि डीएल ले लिया, यहां डीएल एंगल बना रहा है डी फाई और डीएल का ये एंगल यहां से फाई बना रहा है, ये डिस्टेंस तो आर था, ठीक है। ये एंगल हमारा कितना बना रहा है बच्चे, फाई बना रहा है, देख लीजिए। तो फाई बना रहे थे, इसके टर्म में आर की वैल्यू कितनी आ गई है बताइए, ये एंगल 90 है, आर के टर्म में फाई की वैल्यू जो है, आर की वैल्यू कितनी होगी देखिए। तो आपको लग रहा है कि अगर इस ट्रायंगल में आइएगा, किसमें, इस पॉइंट का कुछ नाम देते हैं, चलिए क्यू इसका नाम देते हैं, पी क्यू, इस ट्रायंगल में क्यू ई पी में, इसका ही बात यहां कर ही देते हैं, यहां पे इन ट्रायंगल क्यू ई पी, क्यू ई पी, क्यू ई पी। बताइए मेरे बच्चे क्यू ई पी में हमें यह बताइए कि कॉस फाई कितना आएगा, कॉस फाई, कॉस फाई। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया जानते तो डायरेक्ट लगा दीजिएगा, ये सब लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल लीजिएगा कि कंपोनेंट तोड़, अगर कंपोनेंट तोड़ना जानते हैं तो, और नहीं जानते तो कोई बात नहीं। बताइए कॉस फाई की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस फाई की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस ए बाई आर। तो यहां से अगर आप निकालेंगे वैल्यू किसका भाई, आर का, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, ए बाई आर हो गया, ए बाई आर। तो यहां से आर का वैल्यू हो जाएगा ए बाई कॉस फाई। बस
ये आर का वैल्यू पुट कर रहे हैं, ए बाई कॉस फाइव, ए बाई कॉस फाइव का स्क्वायर, यानी डीबी का फाइनल वैल्यू कितना आ गया, डीबी का वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर डी फाइव, नीचे में ए स्क्वायर, ऊपर में चला जाएगा ये कॉस स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, बढ़िया से इसको लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर फाइव को आगे लिख देते हैं, डी फाइव को बाद में, कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव, बस 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 इतना ही दूर तकलीफ था, डीवी निकल गया। और मैं आप लोग को बार बार कहता हूं कि हमेशा डेरिवेशंस प्रैक्टिस से बनता है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो इस पे निर्भर करेगा कि आपसे क्वेश्चंस डिराइव होगा या नहीं होगा, आपके प्रैक्टिस पर ही निर्भर करेगा बच्चे, और किसी चीज पर निर्भर नहीं करता। ओके, तो डीबी का वैल्यू निकल गया यहां से, यहां डीबी निकला है, बी नहीं डीबी निकला है। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे, कहां गया भाई, अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, यहां भी आर का वैल्यू रख देंगे, यहां भी हम लोग क्या करेंगे, आर का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आई थी, आई डीएल का वैल्यू हो गया हमारा कितना, आई, और डीएल का वैल्यू आ गया था डीएल साइन थीटा का आर, यहां भी आर का वैल्यू रख देते हैं, यहां नहीं रखें, यहां भी रख देंगे आर का वैल्यू। अगला स्टेप में रख लेते हैं, यहां पे रखते हैं, यहां पे पूरा यहां पे, ठीक है। रखेंगे तो 9/4 पाई आई, आर की वैल्यू कितनी है, ए बाई कॉस फाइव, देखिए ए बाई कॉस फाइव, आर की वैल्यू ए बाई कॉस फाइव, ओके बच्चे, आई आर की वैल्यू ए बाई कॉस फाइव, ठीक है, और इंटू डी फाइव, आई हो गया, आर हो गया, डी फाइव हो गया, और नीचे में क्या, तो ए बाई कॉस फाइव का होल स्क्वायर, क्या होगा, एक ए बाई कॉस फाइव से एक ए बाई कॉस फाइव कट जाएगा, एक ए बाई कॉस फाइव से एक ए बाई कॉस फाइव कट जाएगा, ओके। तो ये कॉस फाइव ऊपर जाएगा तो फाइनली आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, देखिए म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, ये कॉस फाइव पर जाएगा तो कॉस फाइव डी फाइव, और नीचे में आ जाएगा हमारा ए, सिर्फ ए स्क्वायर नहीं, सिर्फ ए। ये निकला डीवी का वैल्यू, देख लीजिए, इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद डीवी निकला। निकाल पाएंगे डेरिवेशन, नहीं तो कोई टेंशन मत लीजिए, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन नहीं है, इसका से जो रिजल्ट आता है ना फॉर्मूला, वो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कह रहा हूं, समझ रहे ना मैं क्या कर रहा हूं। अगर डेरिवेशन देना, बोर्ड देना, तो उसके लिए मैं कह रहा हूं आप लोगों के लिए कि डेरिवेशन ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपसे डेरिवेशन पूछने वाला है। तो फिर से मैं कह रहा हूं बच्चे, कुछ नहीं किए हम लोग पहले ये एम रखें कि डीएल साइन थीटा का मान कैसे निकाले, डीएल साइन थीटा का। तो उसके लिए हम क्या किए कि इस ट्रायंगल में ईजी निकाले और इस ट्रायंगल की हेल्प से भी ईजी निकाले, दोनों से ईजी और ईजी निकालकर बराबर कर, देखिए दोनों से ईजी और ईजी निकालकर बराबर कर दिए, यहां ईजी निकाले, यहां ईजी निकाले, यहां पे ईजी निकाले और दोनों को बराबर कर दिए, ओके। आ गया कितना भाई, आर डी फाइव, देखिए आर डी फाइव आ गया, ओके, ईजी का वैल्यू। और क्यूईपी में हम लोग क्या किए, क्यूईपी में हम लोग आर का वैल्यू निकाल लिए और फिर सब यहां पे पुट कर दिए, जितना भी था पुट कर दिए, तो ये निकल गया डी फाइव, डीबी निकल गया, डीबी। अब जब डीबी निकला तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अगर वायर के कारण निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, तो क्या करेंगे मेरे बच्चे, 1 से 2 बार बैठ कर इस चीज को देखिएगा, घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी ये डेरिवेशन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एक बार इस चीज को देखकर घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ओके। तो डीबी का इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां भाई, तो हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, सुनिए मेरी बात, मैं इस फिगर को यहां पे दिखा रहा हूं आपको कि ये तार है आपका, इस तार के कारण यहां से ए दूरी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा जा रहा था, इतना बड़ा तार है यहां से लेके यहां तक। तो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा था, उस तार का एक इंड जो एंगल बना रहा है उसको हम φ1 ले रहे हैं, इस वायर का एक इंड जो एंगल बना रहा है उसको φ1 ले रहे हैं, किसी को भी φ1, और नीचे का एंगल φ2, चाहे तो θ1 θ2 ले सकते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी ये चीज देखे थे। तो मैं कह रहा हूं कि ऊपर का इंड या नीचे का इंड, कुछ भी, ऊपर का इंड एंगल φ2 ले रहा है और नीचे का इंड जो एंगल बना रहा है वो φ1 बना रहा है, -φ1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम लोग यहां से रेफरेंस लिया ना, यहां से ऊपर लिए हैं डीएल लंबाई, यहां से ऊपर हम लोग लिए हैं डीएल, इसलिए ऊपर वाला को प्लस में, नीचे वाला को माइनस में कर रहे हैं,
यहाँ फॉर्मूला पुट करते वक्त माइनस ले रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, मैं कह रहा हूं आपसे मेरे बच्चे कि फॉर्मूला पुट करते वक्त हम लोग माइनस ले रहे हैं कि -5 है, इधर 5 2 है। ओके, एक मिनट तो साफ करता हूं इसे, देखिए ध्यान से। मैं कह रहा हूं कितना सारा प्रूव करने के बाद मेरे स्टूडेंट्स ये डीवी निकालने के बाद मान रहे हैं कि वायर का जो एक इंड है, एक इंड, ये ऊपर वाला इंड देखिए, ऊपर वाला, एक दो बार सोचना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन है। ये एंगल हमारा φ2 बना रहा है, φ2 ओके। और ये जो एंगल है नीचे वाला वो -φ1 एंगल बना रहा है, -φ1। और ए डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां से बी की वैल्यू निकालेंगे। मेरी बात, अब हम लोग यहां से क्या करेंगे मेरे बच्चे, बी की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर डीबी को इंटीग्रेट कर देंगे, कि डीबी की वैल्यू कितनी है, μ0/4π, देखिए μ0/4π I cos φ d∅ a का इंटीग्रेशन, कहां से कहां इंटीग्रेशन, पूरा तार में कवर होना चाहिए। और हम लोग पूरा फॉर्मूला जो बनाए, पूरा फॉर्मूला, वो सारा का सारा फॉर्मूला एंगल के टर्म में बनाया, तो इंटीग्रेशन भी एंगल के टर्म में लेंगे। कहां से कहां, यहां से यहां कवर होना चाहिए, तो कहां से कहां, -φ1 से लेके +φ2 तक। देख लीजिए, -φ1 से लेकर +φ2 तक, यही इंटीग्रेशन करेंगे। इसी को इंटीग्रेट करके आगे बढ़ा देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। मैं करता हूं इंटीग्रेशन, पहले आप लोगों इससे एक बार विजुअलाइज कीजिए कि आया कैसे, क्योंकि आपके विजुअलाइज से ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। आपके विजुअलाइज से क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। यस स्टूडेंट्स, कर लिए विजुअलाइज। फिर से मैं कह रहा हूं, माइंड में ज्यादा नहीं लेना है। ये आपका तार है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। बायो-सेवर्ट्स लॉ के हेल्प से छोटा सा लेंथ डीएल के कारण पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। डीएल लंबाई जो पी पॉइंट पे, डीएल जो लेंथ है वो पी पॉइंट पे d∅ एंगल बना रहा है। और हम ये जो डीएल का जो नीचे वाला इंड है वो φ एंगल बना रहा है। और वायर का जो ऊपर वाला इंड है वो इस ए से φ2, और नीचे वाला इंड -φ1। माइनस तो इसलिए लिए क्योंकि निगेटिव में रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन के बाद अगर इंटीग्रेशन बच्चे से फील करते होंगे तो पता होगा कि निगेटिव लेना पड़ेगा। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए। देखिए μ0/4π हमारा बाहर आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा। देखिए आई बाहर आ जाएगा मेरे बच्चे, ए बाहर आ जाएगा। ओके, और सिर्फ बचेगा cos φ d∅। इंटीग्रेशन से कांस्टेंट बाहर है cos φ। cos φ का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका बचेगा, cos φ का, cos φ d∅। कहां से कहां इंटीग्रेशन, -φ1 से लेके φ2 तक। अब अगर इंटीग्रेट कर इसी को आगे बढ़ाएं तो ये तो खैर बाहर आ ही गया, μ0/4π I/a बाहर आ गया। और cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin φ, डिफरेंशिएशन माइनस sin φ। cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin φ। इंटीग्रेशन की बात करो, इंटीग्रेशन मेरे बच्चे, इंटीग्रेशन sin φ। ओके, -φ1 से लेकर φ2 तक। अब पहले पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर पुट करेंगे लोअर लिमिट। आप लोग को पता होगा, पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा μ0/4π I/a। अपर लिमिट को पुट करेंगे तो हो जाएगा sin φ2, और लोअर लिमिट को पुट माइनस होगा, लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो sin क्या, -φ1, sin φ2 माइनस sin -φ1। ये देखिए आइडिया लग रहा है मेरी बात। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, प्लस ना, sin -φ1 माइनस sin φ1 होता है ना, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। ओके, तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा बी का, जगह तो कम गया यहाँ पे, फिर भी लिख सकते हैं जरूर। बी का जो वैल्यू आ गया फाइनल, ये फाइनल वैल्यू कितने की आ गई भाई, तो फाइनल वैल्यू हमारा आ गया बी का μ0/4π, देख लीजिए 1/4π I/a sin φ2 प्लस sin φ1, या इसी को ऐसे लिखिए sin φ1 प्लस sin φ2, φ2 प्लस φ1 या φ1 प्लस φ2 एक ही चीज है, sin φ1 प्लस sin φ2। ये फाइनल फार्मूला आ गया, ये देख लीजिए। अब आपको क्वेश्चन में φ1 φ2 दिया रहेगा या निकालना पड़ेगा। पहले इसका देखिए, इस फार्मूला का रियल मतलब समझ लीजिए कि कौन कौन सा चीज है, क्या ऐसा नहीं कि मतलब ही नहीं समझे। बताए μ0/4π तो खैर कांस्टेंट है, 10⁻⁻⁷। आई क्या है, आई इसमें फ्लो करने वाला इलेक्ट्रिक करंट। ए क्या है, वायर से डिस्टेंस की जितने दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, वायर से डिस्टेंस।
φ1 क्या है, नीचे वाला इंड जो एंगल बना रहा है प्लस वैल्यू में, φ1 में कह रहा हूं, φ1 हम लोग को प्लस में लेना, ओके, बस एंगल का मैग्नीट्यूड लेना। देखिए माइनस ऑलरेडी ले चुके हैं, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूला में हम लोग ले चुके हैं, इसलिए माइनस नहीं लेंगे न्यूमेरिकल बनाते वक्त, प्लस φ1। और φ2 क्या है, ऊपर का जो इंड एंगल बना रहा है इस पॉइंट से जहां पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इससे ऊपर वाला इंड जो ए के साथ एंगल बना रहा है वो φ2, और नीचे वाला इंड जो एंगल बना रहा है वो φ1। बस ये फॉर्मूला माइंड में रखनी है। क्या डेरिवेशन हो जाएगा, डेरिवेशन अगर करना हो तो हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर करना हो तो हो जाएगा। अब से कर रहा हूं, देख लीजिए, लाइन 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 देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं हो जाएगा बच्चे। हम भी तो कभी ऐसे थे कि इसको देखकर घबराए होंगे, थोड़ा हड़बड़ाए होंगे, आप लोग की उम्र में थे तो कभी ना कभी तो आपकी उम्र में थे ही हम। आज किए ना डेराइव, बहुत पहले से कर रहे हैं डेराइव, तो आप लोग उम्र में भी करते थे, देखते थे चीजों को, तो मुझे पता होता था कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें हार्ड होती जाती है, ये याद रखिएगा। जैसे जैसे आपका क्लास ऊपर चढ़ते जाएगा, ऊपर बढ़ते जाइएगा, क्लास 5 से 6 में 7 में 8 में 9 में क्लास बढ़ते जाएगा, और वैसे वैसे चीजें हार्ड देखने को मिलेंगी। तो ये मुझे पता था, तो मुझे पता था कि हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो यही सोचते थे कि ठीक है हार्ड है तो क्या होगा, एक बार में नहीं पता चलेगा, 2 बार रिवीजन करेंगे, 3 बार करेंगे, 4 बार करेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे इंटीग्रेट होके आया। डेरिवेशन का तो एक स्टेप होता है, तो बस वही चीज 1-2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड चीज नहीं। ओके, ठीक है मेरे बच्चे। तो नंबर 2 एप्लीकेशन लिखिए, नंबर 2 हेडिंग कीजिए, नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, नंबर 2 में कीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट करेंट कैरिंग कंडक्टर, ए स्टेट करेंट कैरिंग कंडक्टर, ओके, ऑफ फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ नहीं, फाइनाइट कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट, ठीक है, लिख लिया, उसमें लिखे लेट लेट लेट, नीचे लिखिए हेडिंग करके, नीचे लिखिए हेडिंग करके, नीचे लिखिए लेट ए करेंट कैरिंग वायर, लेट ए स्टेट करेंट, लेट ए स्टेट करेंट, लेट ए स्टेट करेंट कैरिंग वायर, लेट ए स्टेट करेंट कैरिंग वायर and we have to calculate magnetic field at point P, and we have to calculate magnetic field at point P which is at distance A। चाहो तो आप D भी ले सकते हो, लेकिन D में कंफ्यूजन हो जाएगा, सब D में, ये जो है ना D वगैरह इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा D में, इसीलिए। तो which is at distance A from wire, which is at distance A from wire, हो गया बच्चे। उसी में आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, या लाइन चेंज करके लिखिए, लाइन चेंज करके नहीं, लाइन चेंज करके नहीं, लाइन उसी में लिखिए फुल स्टॉप के बाद, अपर एंड ऑफ वायर, अपर एंड ऑफ वायर मेक्स एंगल φ2, उसी में लिखिए अपर एंड ऑफ वायर मेक्स एंगल φ2, ऊपर एंड जो है φ2 एट P विथ A, अपर एंड ऑफ वायर मेक्स एंगल φ2 एट P विथ A, and lower end of wire makes angle φ1, and lower end of wire makes angle φ1 एंगल बनाता है, makes angle φ1 at P with A, at P with A, ओके। चलिए बच्चे, ये समझ में आ गया तो उसको पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, टू कैलकुलेट द, लाइन चेंज करके लिखिए, लाइन चेंज करके एक लाइन छोड़ के लिखिए, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, पूरा लिखा दे रहे बढ़िया, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, फर्स्टली वी विल कैलकुलेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ वायर, ब्रैकेट में लिखिए DL,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ वायर, ब्रैकेट में डीएल, ओके, ब्रैकेट में डीएल, एंड देन वी विल इंटीग्रेट इट, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ओके, वी विल इंटीग्रेट इट। अब उस ना लिखने के बाद पहले फिगर ड्रॉ करना है, सुनिए, फिगर ड्रॉ करके यहां से यहां तक नोट करना है ये, और फिर ये थोड़ा सा छूट गया था ये बताए थे, और उसके बाद यहां से लेके यहां तक पूरा नोट कर लेना है। समझ में आया? फिगर, फिर ये, और फिर ये, इसके बाद ये बताए थे ये, और फिर यहां से यहां तक नोट करना है। जल्दी से नोट कीजिए, मैं साइड होता हूं, और ये बातें आपके माइंड में आनी चाहिए धीरे धीरे करके। नोट कीजिए, मैं साइड होता हूं, बच्चे नोट कीजिए जल्दी से। ओके ओके, हो गया नोट। चलिए साफ करता हूं इसे, और साफ करके आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि अगर यही वायर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तब कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि एम्पियर सर्किटो लॉ जो आगे पढ़ना हम लोग को, उसके हेल्प से भी इनफाइनाइट लेंथ के कारण निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन यहां भी तो निकाल सकते हैं इनफाइनाइट ना। देखिए मैं साफ कर रहा हूं, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा हम लोग को यही देखना। ये देखिए इनफाइनाइट लेंथ का वायर, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए क्या है मेरे बच्चे, मेरे डियर स्टूडेंट्स, कि मेरे पास वायर काफी लंबा, ये देखिए काफी वायर लंबा इनफाइनाइट लेंथ का, और हमें इसके कारण ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। अच्छा मुझे बताइए, अगर वायर फिक्स लंबाई का रहेगा तो ये कुछ एंगल बनेगा φ2 बनेगा ना, ऊपर वाले एंगल को φ2 बोल रहे हैं ना। अगर ये लंबाई और बढ़ेगा तो कुछ और एंगल बढ़ेगा। ऐसे ही करते करते अगर वायर की लंबाई बढ़ते जाएगी ऊपर होते जाएगा ऊपर, तो ये ऐसे करते 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 आपको लग रहा है कि इनफाइनाइट के लिए φ2 लगभग 90 होगा, और नीचे ये भी देखिए फाइनाइट रहेगा तो कुछ एंगल बनेगा φ1 और बनेगा, और धीरे धीरे नीचे लंबा होते होते इनफाइनाइट है, ऐसे होते होते बढ़ते लगभग 90 हो जाएगा, एकदम होगा। ये तो ठीक है कि एग्जैक्ट 90 तो बहुत लंबा रहेगा तभी होगा, तो ऑब्वियस बात बहुत लंबे की ही बात कर रहे हैं, बहुत लंबे वायर की बात करें कि अगर काफी वायर लंबा हो जाए तो ये एंगल बढ़ते 90 की इक्वल हो जाएगा। ओके, तो मैं वही लिख रहा हूं कि अगर मेरे पास अगर इनफाइनाइट वायर है, देखिए इसी का एक सबकेस है, नोट में इस चीज को लिख सकते हैं नोट करके, इसी का एक सबकेस है, नोट में लिख सकते हैं नोट करके, कि क्या अगर हमारे पास वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है और इसके कारण ए डिस्टेंस पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाले और इनफाइनाइट लेंथ का है, तो क्या होगा मेरे बच्चे कि इधर जो एंगल बनता है φ2, ये भी 90 डिग्री, और इधर जो एंगल φ1 बनता है ये भी 90 डिग्री। तो बस फॉर्मूला तो आपके पास है, उसमें φ1 φ2 पुट कर दिए, 90 sin 90 v1 sin 90 v1 1 आ जाएगा 2, यही ना आ जाएगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो बस इतनी सी बात है। हालांकि ये डेरिवेशन देखना, इनफाइनाइट का डेरिवेशन देखना, और वो इंपॉर्टेंट भी काफी है, लेकिन एम्पेयर सर्किट और लॉ से देखेंगे, ऐसे भी देख सकते हैं। पहले फाइनाइट के लिए निकाल लिए, और फाइनाइट के लिए 90 या फाइनाइट के लिए निकाल लिए, φ1 φ2 जो लिमिट में 90 पुट कर देंगे तो हर दोनों जगह तो भी आ जाएगा। जैसे बनाइए, या फार्मूला निकाल के पुट कर दीजिए तो भी आ जाएगा। फार्मूला निकाल लिए, उसमें φ1 φ2 पुट कर देंगे तो v निकालेंगे, तो μ0/4 पाई करंट I बाई A, वैसे आगे जाके इस डिस्टेंस को R से दिखाने वाले हैं, R से I बाई A इंटू साइन φ1, तो साइन 90 प्लस साइन 90 कितना होगा मेरे लॉयन, साइन 91 साइन 91 112 ना हो जाएगा, तो आ जाएगा V का वैल्यू μ0/4 पाई I बाई ए नहीं, इस डिस्टेंस को R से दिखा दिया, ए से दिखा दिया, चलिए कोई बात नहीं, I बाई ए इंटू कितना हो जाएगा 2, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। बस अंतर कितना है, देखिए अंतर कितना है, सर्कुलर लूप के कारण सेंटर पे क्या मिलता था मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप के कारण μ/4 पाई I बाई आर, डिस्टेंस को वहां R से दिखा देते तो R था, यहाँ ए से दिखा रहे तो ये तो सेम ही चाहिए ना, R से चाहो तो R दिखा लीजिए, R ले लीजिए तो I बाई आर हो जाएगा। μ/4 पाई I बाई आर इंटू 2 पाई वहां था, इंटू 2 पाई, और यहाँ पे 2, बस पाई का डिफरेंस है, इसमें पाई एक्स्ट्रा था, इसमें पाई एक्स्ट्रा नहीं है, तो याद रखने का ये भी एक तरीका हो सकता है। अगर सर्कुलर लूप याद है तो ये भी याद हो जाएगा, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक फॉर्मूला याद हो जाता है, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो नोट में लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, या लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का तब। और ये सब उसको नोट कीजिए, और ये सब फॉर्मूला माइंड में रखना पड़ेगा मेरे डियर स्टूडेंट्स। नहीं याद रखिएगा तो पिछड़ जाइएगा। क्वेश्चंस करते 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 चीजें आपको इजी हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। बस होता इतना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज वगैरह पहले से हम पढ़े हुए होते, थोड़ा थोड़ा सुनते हैं उसके बारे में, तो वो चीजें ज्यादा इजी लगता है। अगर कोई चीज पहली बार पढ़ा जाता है वो थोड़ा सा अजब लगता है, हार्ड लगता है। और कोई चीज हार्ड और इजी नहीं होता है, पढ़ते पढ़ते सब इजी हो जाता है। समझते समझते उस पर क्वेश्चंस वगैरह बनाते बनाते एक बार, दो बार, तीन बार रिवीजन करते 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 वो साइकिल वाला एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ ना, साइकिल वाला, कि ऐसा तो नहीं ना है कि कोई भी इंसान जब साइकिल चलाता है तो पहली बार में सीख जाता है। चलाते चलाते गिरते गिरते सीखता है, वैसे ही सेम चीजें नोट कर लीजिए। इसे मैं साइड हटता हूं, फिर हम लोग इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट कीजिए, इसे मैं साइड होता हूं, नोट कीजिए।